On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. क्या बोल रहा है ये पानी है, ठीक है। पानी में आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। शुगर डिसॉल्व करने के बाद ये बोल रहा है कि इसमें इसको जब आप टच करते हो तो ठंडा लगता है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से ये पूछा है कि शुगर जो पानी में डिसॉल्व सबसे ज्यादा तेजी से कब होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। अच्छा, एक तो हमको कॉमन सेंस होती है जो डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, साइंस के बेसिस पे नहीं, उस कॉमन सेंस के बेसिस पे बताओ 1 2 3 4 में कौन सा आंसर सही है। फोर्थ, शुगर पाउडर्ड हो और गर्म पानी में हो तो हम जानते हैं, एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ज्यादा डिसॉल्व होती है ना। अब इसके पीछे साइंस देखते हैं क्या है, ठीक है। ये हम इसमें ना 11th क्लास की नॉलेज यूज होगी एक। देखो मैं आपको यहां समझाता हूं इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट यूज हो रही है 11th क्लास की। शुगर को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, इसको ऐसे ऐसे लिखता हूं, शुगर सॉलिड, इसको जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर एक्वस। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है प्लस हीट। देखो ठंडा, एंडोथर्मिक रिएक्शन पता क्या होती है, रिएक्शन के बाद कंटेनर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्योंकि हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया अंदर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिससे हीट बाहर आती है, तो हीट बाहर आती है तो फिर वो कंटेनर गर्म हो जाता है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि कंटेनर थोड़ा ठंडा हो जाता है, समझ में आ गई बात है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है बात। और रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, रिएक्शंस तो रिवर्सिबल होती है ना, ऐसे रिवर्सिबल का एरो मुझे यहाँ डालना चाहिए। ली चैटरलिस प्रिंसिपल याद करो क्लास 11th में। ली चैटरलिस प्रिंसिपल क्या कहता था कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम में आपने थोड़ा सा कुछ चेंज करा, एक्सटर्नल चेंज करा, तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी टू नलीफाई दैट चेंज। याद आई बात है, हाँ, कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर है और आप उस इक्विलिब्रियम में कुछ चेंज करते हो तो वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो आपने चेंज किया उसको नलीफाई करना चाहेगा सिस्टम। अब हमने यहां देखो, मान लो मैंने हीट कर दिया, मान लो मैंने ये जो पूरा सिस्टम है इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया तो सिस्टम क्या बोलेगा, हीट कम करो। हीट कम कैसे कर सकता है, हीट को अब्सॉर्ब करके। हीट अब्सॉर्ब कैसे हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। शुगर प्लस हीट गिव्स शुगर एक्वस, यही है ना। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तभी तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है ना, ये बात समझ में आ रही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो हीट रिलीज हो जाएगी, तो समझ में आ गई बात। तो अगर आप हीट करोगे तो शुगर सॉलिड हैज टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड टू शुगर एक्वस, तो हीट करने पे शुगर ज्यादा डिसॉल्व होगी, ली चैटरलिस प्रिंसिपल। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर पाउडर्ड शुगर है तो उसके पार्टिकल छोटे होंगे तो मिक्स करना आसान होगा पानी में, ठीक है ना बात। तो पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर इज द आंसर, क्लियर है बात। तो क्या लिखा देखो, ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर solution feels cool to touch, this means dissolution of sugar in water is endothermic। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये पता कैसे चला, क्वेश्चन में लिखा थोड़ी था, पर क्वेश्चन में ये बात दी थी कि कूल है टच करने में, तो इससे हमको पता चल गया कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये 11th क्लास की बात अभी मैंने एक्सप्लेन करी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं, इसमें किसी को डाउट है कोई, क्लियर है सबको ये बात। Thus solubility of sugar is more in hot water, इसलिए हॉट वाटर में शुगर की solubility ज्यादा है। पाउडर्ड शुगर मिक्स मोर इजिली एज कंपेयर टू शुगर क्रिस्टल्स, क्योंकि पाउडर जो शुगर है वो ज्यादा आसानी से मिक्स हो जाएगी ना पानी में, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बात है। नेक्स्ट देखो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ solid solute in a volatile solvent is,
देखो ये ना इक्विलिब्रियम की बात है, ये यहाँ पे हमने क्या किया है ना, सॉल्युबिलिटी की बात है। सॉल्युबिलिटी आपने क्लास 11th में एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये याद है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स करके आपने एक पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको वहां पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल AgCl। AgCl क्या है? एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। आप इसमें पानी, एक पानी ले लो। सिंप्लिसिटी के लिए मैं वाटर 1 लीटर ले रहा हूं, 1 लीटर पानी ले रहा हूं, ठीक है। ओके, सपोज इसमें 1 मोल, अच्छा चलो 0.5 मोल ले लेते हैं। 0.5 मोल AgCl डिजोल्व हो जाता है सब। ये डाटा गलत है क्योंकि ये टेंस टू -5 इस रेंज में आएगा। ये डाटा तो गलत है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आप मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में 0.5 मोल AgCl डिजोल्व होता है, ठीक है। चलो, क्या होगा अगर मैं 2 मोल AgCl डाल दूं इसी सोल्यूशन में? अगर मैं 2 मोल AgCl डाल देता हूं तो क्या होगा बताइए? 1.5 मोल तो नीचे बैठ जाएगा, 1.5 मोल तो नीचे बैठ जाएगा, और आधा मोल डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है ना? ओके, अच्छा फिर क्या अगर मैं 3 मोल AgCl डालूं तो क्या होगा बताओ? 2.5 मोल नीचे बैठ जाएगा और आधा मोल डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व तो आधा मोल ही होना है, आप चाहे ऊपर से जितने मर्जी डाल लो, जितने डालोगे नीचे बैठ जाएंगे। डिसॉल्व सिर्फ आधा मोल ही होगा। ये बात क्लियर है? अब हम इस प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो AgCl एक्वस जो कि डिसॉल्व हो चुका है, एक AgCl सॉलिड जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो डिसॉल्व नहीं हुआ और जो डिसॉल्व हो गया वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या डायनेमिक में है? आंसर इज डायनेमिक में है। ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, या फिर ऐसा नहीं है जो एक्वस है वो नीचे कंडेंस नहीं हो रहा, क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा। दोनों प्रोसेस का रेट इक्वल है। तो जब इस तरह से सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है पानी में तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है सॉल्ट वो क्रिस्टलाइज होता रहता है, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो डिसॉल्व होता रहता है। इनमें इक्विलिब्रियम होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? AgCl सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद AgCl एक्वस। इक्विलिब्रियम होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो जब भी कोई भी सॉल्यूट किसी पानी में डिसॉल्व होता है तो एक इक्विलिब्रियम बन जाता है उसमें। इक्विलिब्रियम कब बनेगा? जब आपने, जैसे मान लो 0.5 मोल डिसॉल्व हो सकता है, आप डालो 0.45 मोल, 0.4 मोल डालो, तब थोड़ी ना इक्विलिब्रियम आएगा। जब उसकी सॉल्युबिलिटी रीच हो जाएगी उसके बाद आएगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो एक बार देखते हैं, देखो वॉलेटाइल लिक्विड मतलब लिक्विड है, लिक्विड वॉलेटाइल ही होते हैं। वॉलेटाइल मतलब जो वेपर बन सके, लिक्विड वॉलेटाइल ही होते हैं, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट जैसे हमने AgCl लिया था एग्जांपल, इन ए वॉलेटाइल लिक्विड जैसे वाटर इज। देखो पढ़ के, इक्विलिब्रियम में क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जब जो डिसॉल्व हुआ हुआ और जो डिसॉल्व नहीं हुआ उनका उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पॉइंट ये पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? A beaker contains a solution of substance A। लो, एक बीकर है, देखो इसमें पानी, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? सब्सटेंस ए। ए क्या है? सॉल्यूट है। ए तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है? पानी है। अगर मेंशन ना किया हो तो सॉल्वेंट पानी होता है, ठीक है। तो वाटर है, वाटर में आपने क्या लिखा है? सब्सटेंस ए डिसॉल्व किया हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन है ना उसका, तो डिसॉल्व किया हुआ। precipitation of substance A takes place when small amount of A
इज एडेड टू सॉल्यूशन। अब क्या है, वो बोल रहा है कि थोड़ा सा ए आपने बाहर से और डाल दिया, थोड़ा सा ए और डाल दिया, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे इसकी प्रेसिपिटेशन होने लग गई। ओके, ये ऑब्जर्वेशन एक उसने बताई है। फिर उसने ऑप्शन दिए हैं, द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, सुपर सैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था या कॉन्सेंट्रेटेड था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सैचुरेटेड था। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। या आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, पानी लो, उसमें चीनी डिसॉल्व करो, है ना, करते रहो, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब और चीनी डिसॉल्व और नहीं कर सकोगे। ये किया आपने एक्सपेरिमेंट, मैंने किया है बचपन में, है ना। और चीनी फिर डिसॉल्व नहीं, एक कटोरी में ले लो बस, 4-5 चम्मच से ज्यादा उसमें डिसॉल्व ही नहीं कर पाओगे, चीनी नीचे बैठी रह जाएगी। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व ना कर सको। तो इसमें ऑलरेडी ये सोल्यूशन था, उसमें ऑलरेडी ए और डालने से वो नीचे बैठ रहा है, मतलब वो सैचुरेटेड है और वो ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो सैचुरेटेड, ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन विच इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर। ये बात इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और डिसॉल्व हो जाएगा, सेम टेम्परेचर पे नहीं डिसॉल्व हो सकते। और इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड इट डज नॉट गेट डिसॉल्व, इंस्टेड गेट प्रेसिपिटेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर आप और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, सैचुरेटेड इज द आंसर। अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डिसॉल्व और कर सकते हो। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनता है? सुपर सैचुरेटेड पता क्या होता है, जैसे गरम करो, पानी को गरम करो, अगर पानी को गरम करोगे तो चीनी और पानी की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। रूम टेम्परेचर पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ही डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर आप गर्म करोगे तो आप उसमें और शुगर डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। गर्म करो और शुगर डिसॉल्व कर दो, फिर ठंडा कर दो, ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, मतलब जितनी नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकती है उससे ज्यादा आप डिसॉल्व कर चुके हो। ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो 1 लीटर पानी, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इसमें 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व होती है, उसके बाद ये सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसको टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं, ठीक है। अब सपोज इसमें 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व होती है, सपोज, ओके। चलो अब क्या करो, ठंडा कर दो, ठंडा कर दो। आपने 20 ग्राम तो यहाँ डिसॉल्व कर दी, अब ठंडा कर दिया, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटी 5 ग्राम ही थी ना, तो क्या होगा ना, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। उसमें क्या होगा, उसके क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्योरिफिकेशन का तरीका है क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही करते थे, डिसॉल्व करते थे, इम्प्योर कंपाउंड को डिसॉल्व करते थे, हीट करते थे, फिर उसको ठंडा कर देते थे, जो प्योर कंपाउंड उसके क्रिस्टल बाहर आ जाते थे। याद है, ये किया है क्रिस्टलाइजेशन, इसको सुपर सैचुरेशन बोलते हैं। ओके, चलो, maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specific amount of given liquid solvent does not depend upon pressure पे, yes, टेम्परेचर पे, मतलब किसी लिक्विड में कितना सॉल्यूट, सॉल्यूट भी कौन सा, सॉलिड, सॉल्यूट गैस, गैस भी हो सकता है, ये हम हेनरीज लॉ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है और सॉल्यूट सॉलिड होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। सॉल्यूट कैन बी गैस ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट उसने सॉलिड दिया है, तो सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बताओ पहले। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, चीनी और पानी का एग्जाम्पल सोच लो, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन में हो क्या रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो उनमें अगर इंटरेक्शन ज्यादा या कम होगी तो उसमें सॉल्युबिलिटी का फर्क आएगा ना, तो ना तो ये आएगा आंसर, ना ये आएगा आंसर, क्या आएगा, प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड को प्रेशर अफेक्ट ही नहीं करेगा, तो प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करेगा।
solubility of gases in liquid depend upon pressure of gas above the liquid given by Henry's law। ये देखो गैस की solubility लिक्विड में, एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है ना, बताता हूं मैं। ये जैसे कोका कोला की बॉटल होती है, कोका कोला की बॉटल में भी तो गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, तो वहां पे भी लिक्विड में गैस डिजोल्व हुई हुई है। तो अगर लिक्विड में आप गैस डिजोल्व करते हो तो गैस के प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ये हेनरीज लॉ हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन में हमको एक बात पता चलती है। देखो सॉल्यूशन, नॉर्मली हमको क्या लगता है, सॉल्यूशन सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? सॉल्यूशन जो होता है, इज इट सॉलिड, लिक्विड और गैस? हाँ, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर। अ मिक्सचर विच हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस। जैसे एलॉयज हो गए, वो सॉलिड होते हैं, है ना, एयर गैस है। चलो अब उसी पे भेज दे, क्वेश्चन है, मैच करना है। सोडा वाटर, सोडा वाटर ABCDEF, बताओ कहाँ मैच होगा? हाँ, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर वही है ना, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है। ओके, शुगर सॉल्यूशन, हाँ, शुगर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है बात है? थर्ड, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपको हो सकता है ना पता हो, ये एक एलॉय होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कम पता होता है इसलिए मैंने लिख दिया, ये आपको पता होना चाहिए। जर्मन सिल्वर क्या है, किस किस का एलॉय है? कॉपर, जिंक और निकल का है। कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है। इट इज ओकेजनली फाउंड टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ टिन एंड लेड। उसमें थोड़ी मात्रा में कभी कभी टिन और लेड भी होता है। तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो क्या होगा? एलॉय क्या है ये? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, डी आ जाएगा, थर्ड का डी आ जाएगा। फोर्थ, एयर क्या है? सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ये क्या? हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाँ, सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, ये पता है नहीं पता? हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन याद करो, क्लास 11th में आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? इसमें हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ये एल्कीन है कोई, इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं? H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकल, और एल्केन बना देते हैं। याद आया? वो करते हैं ना ऐसा। ये क्या था? H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम निकल। ये प्लेटिनम या प्लेटिनम होता है, उसके ऊपर H2 क्या होती है? एडजॉर्ब होती है, इसके ऊपर चिपकी होती है हाइड्रोजन। तो किसका सोल्यूशन है ये? गैस इन सॉलिड।